गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन वाली जो चैप्टर है इसमें से फर्स्ट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, पिछले साल से ही डिलीट हुआ है ये। तो इसमें सिर्फ बचा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये दो चैप्टर हैं जो नीट के पर्पज से और साथ ही साथ आपके 12th बोर्ड के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है अपने ही जैसी संतति को यदि जन्म देने में सक्षम होता है, तब उस कंडीशन को या उस घटना को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आज हमें बात करनी है। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आएंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कैपेसिटी कि वो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग या संतति को जन्म दे सकने की क्षमता रखती है, ये परिघटना कहलाती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे आते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। एक ही पेरेंट का मतलब है कि इसमें डबल गैमीट का या डबल पेरेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता। अब जब डबल गैमीट का या डबल पेरेंट का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि क्योंकि एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये कहाँ होगा? ये जितने भी लोअर क्लासेस के एनिमल्स होते हैं उन सब में होता है, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपकी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इन सभी में एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द टू पेरेंट टेक पार्टिसिपेट। इनमें दो पेरेंट का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिना दो पेरेंट के पार्टिसिपेशन के ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होती है। ठीक है, अब दो पेरेंट का पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया? एक इसमें मेल होता है और दूसरा इसमें फीमेल होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा और हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, जटिल होता है। ठीक है, वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सरल होता है। सरल का मतलब है ये बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी प्रोजेनी डेवलप करते हैं, और इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक से ज्यादा अपनी संततियों का निर्माण कर लेता है। तो जैसे कि समझ में आ गया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वह क्षमता कि वह अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकती है, ये घटना क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। सिंगल पेरेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है मतलब ये प्रोसेस बहुत सरल हो रही है, और ये बेसिकली हमको कहाँ देखने को मिलेगी? जितने भी लोअर क्लास के एनिमल्स होंगे उनमें देखने को मिलेगी। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब जटिल होती है। वहीं इसमें टू पेरेंट का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, मेल और फीमेल का। ठीक है, बिना मेल और फीमेल के पार्टिसिपेशन की ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली नहीं चलती। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओविपेरस का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है जरायुज। जरायुज, ठीक है, जरायुज मतलब ये एग देते हैं, एग लाइन ऑर्गेनिज्म होते हैं।
एग लाइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कभी भी विकसित जीव को जन्म नहीं देते, ये हमेशा एग देते हैं। एग में हैचिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद ये जाकर 21 दिन में या 1 महीने में या 10 दिन में वो जो एग है, एग के अंदर का एग योग जो होता है वो जीव में कन्वर्ट होता है। अब हैचिंग क्या होती है वो अभी मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगी। एसेक्सुअल समझ में आ गया। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो करने वाले जीव हैं उनको कहते हैं ओविपेरस या जरायुज। ओके, अगली बात करते हैं हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों को क्या बोलेंगे, इनको तो जरायुज बोल दिया या ओविपेरस बोल दिया। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको विविपेरस कहा जाता है। विविपेरस कहा जाता है। विविपेरस का मतलब होता है इनमें निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ये फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है। क्लियर हो गया? इसीलिए ये विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं, तो जितने भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको विविपेरस ऑर्गेनिज्म, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करती हूँ। रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में हम समझते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होता है? तो जो हमारा ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है इसे बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में किस तरीके से बांटा गया है अब हम यहाँ पर उसके इवेंट्स देखेंगे। तो पहला है ये रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए? सबसे पहली बात करते हैं निषेचन के पूर्व, निषेचन के पूर्व, ठीक है, फिर निषेचन के समय, और फिर निषेचन के पश्चात। निषेचन के पूर्व जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है और ये कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब हम ये रिप्रोडक्शन इवेंट की हमने डिस्कशन किया। निषेचन के पूर्व जिसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा, निषेचन के समय जिसको फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा, निषेचन के पश्चात जिसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर दूं पहले। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स यदि आपको समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये 12th के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ आपके नीट के पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्या होता है ना कि हम 12th को बहुत लाइटली ले लेते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं और सोचते हैं अरे अभी एग्जाम आए नहीं है, अभी क्या पढ़ना है, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, फिर हम धीरे से पढ़ लेंगे। तो धीरे से पढ़ लेंगे के चक्कर में हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन टॉपिक्स की। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजी को आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है युग्मक जनन, युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस वो घटना है, वो परिघटना है जिसमें कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये गैमीट का फॉर्मेशन मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। यहाँ पर हम इसको 2 भाग में बांट देंगे, मेल में और फीमेल में। जब ये मेल में गैमीट बनेंगे तो इन गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म, या हिंदी में कहा जाता है वीर्य या शुक्राणु। क्लियर हो गया?
फीमेल में जब ये गैमीट बनते हैं तो इन गैमीट को कहा जाता है ओवा या अंडाणु। अंडाणु क्लियर हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस वह घटना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जिसमें कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण और गैमीट का मतलब होता है युग्मक। तो गैमीट का निर्माण कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। ये दो भाग में डिवाइडेड है। मेल में जब बनेगा तो वो कहलाएगा शुक्राणु या इंग्लिश में हम कहेंगे स्पर्म, और जब फीमेल में बनेगा तो वो कहलाएगा ओवा या अंडाणु, या जिसे हम दूसरी भाषा में कहेंगे एग। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन को हिंदी में वीर्य सेचन कहा जाता है। वीर्य सेचन। और मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजीज को पढ़िए, क्योंकि हिंदी में यदि आप पढ़ते हैं तो हिंदी में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। इंग्लिश में कोशिश करिए कि इंग्लिश में पढ़ें, और बाकी तो मैं डुअल लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज में पढ़ा ही रही हूँ। तो वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है? गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक? गैमीट का ट्रांसफर मेल बॉडी से कहाँ जा रहा है? ये गैमीट ट्रांसफर होके फैलोपियन ट्यूब पे। फैलोपियन ट्यूब कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल की बॉडी में है। तो गैमीट का ट्रांसफर कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इंसेमिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वीर्य सेचन। आई होप आप लोगों को ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस के टॉपिक हैं, लेकिन इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं कि इंसेमिनेशन जैसे एक नंबर में आ गया, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि गैमीट का ट्रांसफर क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन, स्पर्मिएशन, इंसर्शन। आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको क्या टिक लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसेमिनेशन का मतलब होता है गैमीट का ट्रांसफर, किसमें? मेल बॉडी से फैलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल की बॉडी में है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? युग्मक जनन। आई होप आप दोनों को ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है निषेचन। अब फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट होता है, ठीक है, एक मेल युग्मक होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। अब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या कंडीशन है? इसके पास भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और इसके पास भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित न्यूक्लियस, जिसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 23। तो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम। एक ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन एक जनन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन जनन कोशिका में कितनी क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हैप्लॉइड की बात करेंगे तो 23, और यहाँ पर भी हैप्लॉइड की बात करेंगे तो 23। तो 23 प्लस 23 इज इक्वल्स टू कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम। मतलब कि n प्लस n कंडीशन क्या हो गई? 2n। और 2n कंडीशन कब लगती है? जब जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन बेटा ये प्रश्न एक एक दो दो नंबर में आते हैं, शॉर्ट नोट्स में आते हैं, इसलिए इसको राइट आउट आप कर लीजिएगा। सभी लोग ये चीज़ें लिख लीजिएगा, और यदि आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द इवेंट इन विच द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट। क्लियर हो गया? मतलब मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन क्या कहलाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं निषेचन के पश्चात। निषेचन के पहले कितने होते हैं? 23 और 23, और 2n कंडीशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट।
क्लियर हो गया? तो ये 3 टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिए, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब निषेचन हो गया है तो अगली प्रक्रिया होगी इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन, अब ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन में जब जाइगोट बनता है तो ये अभी इसके पास कितने केंद्रक है? 2 केंद्रक। क्या होता है, अब इसमें सूत्री विभाजन होगा, मतलब माइटोसिस होगी और ये 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 कोशिका बनेंगी और 16 से 32 कोशिका बनेंगी। जब 32 कोश की संरचना बन जाती है तो उस 32 कोश की संरचना को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट या जिसको ब्लास्टुला कहा जाता है, ब्लास्टुला कहा जाता है। ये 32 कोशिकीय संरचना होती है, 32 कोशिकीय संरचना होती है। और ये 32 कोशिकीय संरचना जब यूट्रस में जाकर, मतलब गर्भाशय में जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की भित्ति से अटैच हो जाता है, तब इस परिघटना को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा देती हूँ। जब जाइगोट में कोशिकीय विभाजन होता रहता है और 32 कोशिकीय संरचना बन जाती है तो ये 32 कोशिकीय संरचना क्या कहलाने लगती है? ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की भित्ति में आता है। गर्भाशय की भित्ति में आने पर जो ट्रांसफर हो रहा है, इस परिघटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर हो गया? ये सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमने ये चौथा टॉपिक भी डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है? जेस्टेशन का मतलब होता है जब कोई भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है, भ्रूणीय विकास माँ के गर्भ में होता है। जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में हर किसी जीव में अलग अलग होता है। जो मनुष्य है उसमें जेस्टेशन पीरियड होता है 280 डेज का। 280 डेज का होता है या 44 हफ्ते का होता है, या महीने में यदि काउंट करें तो 9 महीने का होता है। क्लियर हो गया? ये इन 9 महीने को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहली तिमाही मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर होती है दूसरी तिमाही जिसको सेकेंड ट्राइमेस्टर, और तीसरी तिमाही जिसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और तीसरी तिमाही में के पूर्ण होने पर भ्रूण का विकास कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से फिर वो भ्रूण जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो जेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 280 डेज का होता है, 44 हफ्ते का होता है, 9 महीने का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये टॉपिक भी क्लियर है। अगला आते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होगा? अब जब भ्रूणी विकास कंप्लीट हो गया है तो अब वो बेबी जो है वो बर्थ के लिए तैयार हो जाएगा। उस घटना को हम कहते हैं पार्चुरेशन। अब हमारे हैं पार्चुरेशन पे। इस घटना में क्या होता है? इस घटना में अब जो भ्रूण है वो जन्म के लिए तैयार हो जाता है, भ्रूण का जन्म होने लगता है। भ्रूण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक वो माँ के गर्भाशय में है तब तक वो भ्रूण कहलाता है, और जब वो माँ के गर्भाशय से दुनिया में आता है तब उसे हम नवजात शिशु कहते हैं। ठीक है, तो वो भ्रूण का जन्म की परिघटना क्या कहलाती है? पार्चुरेशन कहलाती है। इस समय पर हॉर्मोन्स, अभी हॉर्मोन्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, ऑक्सीटोसिन, एचपीएल और आपका एससीजी हार्मोन, ये सारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो हैं ये पार्चुरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने डिस्कशन किया गैमेटोजेनेसिस का, इंसेमिनेशन का, फर्टिलाइजेशन का, इम्प्लांटेशन का, जेस्टेशन का, और लास्ट है हमारा पार्चुरेशन। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों सेक्सेस में, मतलब मेल में और फीमेल में, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो जो ह्यूमन मेल और फीमेल है उनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उन्हें बेसिकली 2 भाग में बांटा गया है। बेटा ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये याद रखिएगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिनको हम प्राथमिक अंग कहते हैं। ये याद रखिएगा। ये क्या क्या काम करेंगे? ये गैमीट के निर्माण में हेल्प करेंगे। गैमीट निर्माण करते हैं, ये मतलब युग्मक जनन करते हैं। और दूसरी बात, ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करने का काम करते हैं। सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं। सेक्स हार्मोन जब तक रिलीज नहीं होंगे तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होंगे। तो प्राइमरी ऑर्गन का काम क्या है? गैमीट का निर्माण करना और सेक्स हार्मोन को रिलीज करना। दूसरे पे आते हैं सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये गैमीट का निर्माण नहीं करते, लेकिन ये सेक्सुअल जो प्रोसेस होती है, सेक्स ऑर्गन की जितने भी फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शन को, सेक्स ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये आपकी बुक में नहीं है बेटा, याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो मेल और फीमेल दोनों के होते हैं, उन्हें दो भाग में बांटा गया। दो प्रकार के अंग होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन जो है उसमें गैमीट का निर्माण होता है और सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। और जो सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन के फंक्शन जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करने की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस डिवाइडेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उनको जो कंडक्ट करते हैं वो जीव कहलाते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंडक्ट करते हैं वो कहलाते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। फिर हमने देखे कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हमारे ह्यूमन में 3 प्रकार के होते हैं। निषेचन के पूर्व, जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। निषेचन के समय, जिसको हम फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। और तीसरा है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में देखा। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हमने देखा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, क्लियर हो गया, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। फिर इंसेमिनेशन में हमने क्या देखा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म के बारे में देखा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कहाँ हो रहा है? मेल बॉडी से फैलोपियन ट्यूब तक, जो कि फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड टॉपिक हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने देखा तो उसमें वहाँ पर फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का। फिर इसके बाद हम इम्प्लांटेशन के बारे में आए। इम्प्लांटेशन में क्या हुआ कि 32 कोशिकीय संरचना, जिसको हमने कहा ब्लास्टुला, ये 32 सेल स्टेज ब्लास्टुला ट्रांसफर हो रही है फैलोपियन ट्यूब से, कहाँ? गर्भाशय में, मतलब यूट्रस में। ठीक है, इस प्रक्रिया को हमने कहा इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आए, जेस्टेशन पे। तो जेस्टेशन जो है वो भ्रूण का परिवर्धन कहलाता है। ये हर जीव में अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा हाथी का जेस्टेशन पीरियड होता है। ये मनुष्य जो फीमेल मादा होती है उसमें ये 280 दिन का, 44 हफ्ते का या 9 महीने का होता है। 9 महीने को 3 भागों में बांटा गया है। आपकी पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। एक तिमाही 12 हफ्ते की होती है। एक तिमाही कितने हफ्ते की होती है? 12 हफ्ते की, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कशन किया पैचुरेशन का। तो पैचुरेशन में क्या होता है? जब बेबी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है तो उस घटना को हम कहते हैं पैचुरेशन। फिर हमने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक होते हैं प्राइमरी अंग और दूसरे होते हैं सेकेंडरी अंग। प्राइमरी अंग में क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे कोई फंक्शन जितने भी हैं सेक्स ऑर्गन के, वो कंट्रोल होते हैं, कंडक्ट होते हैं किसके द्वारा? सेकेंडरी ऑर्गन के द्वारा। ये ना कोई गैमीट का रिलीज करता है और ना ही कोई हार्मोन का रिलीज यहाँ पर ये करता है। फिर हमने देखा
कि ओवीपेरस और वीवीपेरस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम वहाँ पर पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके का उनका फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, और किस तरीके की उनकी संरचना होती है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मेरी मेहनत सफल होगी।